ओके, तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मतलब ये यहाँ पर फोर्थ नंबर का है, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। हमें कौन कौन सी बातों का, कौन कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए जब भी हम कोई एडवर्टाइजिंग बजट तैयार करते हैं। तो ऑल्सो डिस्कस द सीरियस मेथड्स ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, और हमें बहुत सारे सीरियस मेथड डिस्कस करने हैं जिससे हम एडवर्टाइजिंग बजट क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या दिया आपको, मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर हमें कितना बजट, हम कितना खर्च कर सकते हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग बजट। किसी भी चीज़ के लिए हम बजट तैयार करते हैं, है ना, तो उतने ही पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। तो वो इसी तरीके से हम एडवर्टाइजिंग के लिए एक बजट तैयार कर रहे हैं। द एडवर्टाइजिंग बजट कैन बी टर्म्ड एज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग बजट मतलब क्या, एक प्लान है, खर्चे का प्लान। हम खर्चे का प्लान बना रहे हैं, मतलब इतना इस पे एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी जाती है। जैसे कोई फिल्म के लिए बैकग्राउंड होता है ना, बैक स्टेज बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वैसे ही एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो हम बजट तैयार करेंगे भी, इस चीज़ पे इतना खर्चा, इस चीज़ पे इतना खर्चा, वगैरह वगैरह सारा खर्चा हम डिसाइड कर लेंगे, तो उसे बोलेंगे एडवर्टाइजिंग बजट। द एडवर्टाइजिंग बजट कैन बी टर्म्ड एज अ प्लान ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज़ टू बी इनकर्ड ऑन द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। वो प्लान है खर्चे का जिसको हम खर्च करने वाले हैं, किस पर, एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर। वो जो हम मुहिम कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, प्रचार अभियान, तो उसके ऊपर हम खर्च करेंगे विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के लिए आप कितना खर्चा करने वाले हो, तो उसे बोलते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। इट स्पेसिफाइड द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर टू बी डन ऑन द एडवर्टाइजिंग। हम प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, प्रपोज्ड मतलब फ्यूचर में कितना खर्च करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग पर, तो वो हम बजट पहले से ही तैयार करते हैं, प्लानिंग तो पहले ही की जाती है। दिस एक्सपेंडिचर में बी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। ये जो आप खर्चे का प्लानिंग कर रहे हो, वो या तो आप आज जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो प्लानिंग, या फिर आप जो फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट करने वाले हो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट बजट explains the amount of money to be expended on the advertisement activities relating to the product, sales, territories, media etc. एडवर्टाइजिंग बजट मतलब जो हम प्लान बना रहे हैं खर्चे का, वो ये एक्सप्लेन करता है कि हम कितनी अमाउंट ऑफ मनी, कितनी अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड, खर्च करने वाले हैं किस पर, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ पर। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे क्या, वो हम प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसे करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट को हम दिखाएंगे कैसे, वो प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे, टेरिटरीज़ मतलब किधर किधर दिखाएंगे, एंड मीडियाज़, हम कौन कौन से मीडिया व्हीकल पे टेलीकास्ट करेंगे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन्स पर, इंटरनेट पर, वगैरह वगैरह, हम बहुत सारे मीडियाज़ पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। दिस इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ, तो ये हमारे लिए मददगार होता है। दिस इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द डिफरेंट एडवर्टाइजिंग फंक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़। मतलब एडवर्टाइजिंग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन से इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो हर एक जगह पर हम वो मनी क्या कर देंगे, अलोकेट कर देंगे, मतलब बांट देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट लंदन, अब ये इंस्टीट्यूट है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट लंदन का, उनके ही हिसाब से एडवर्टाइजमेंट बजट क्या है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। अब बजट इज़ अ फाइनेंशियल और अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। एक बजट क्या है, एक फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब हम पैसे का एकदम प्लान बना लेते हैं, है ना, तो वो मनी के टर्म में होता है, इसलिए उसे फाइनेंशियल बोलते हैं या फिर क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। पीरियड टू अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब पहले, एक पीरियड के पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। ऑफ द पॉलिसी टू बी परस्यूडेड, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट बजट आप जो आगे प्लान कर रहे हो, आगे जो आप लागू करने वाले हो, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के पहले ही आप ये डिसाइड कर लेते हो, ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग गिवन ऑब्जेक्टिव, ताकि हम जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका मेन मोटिव हम क्या कर सके, हमारा पूरा कर सके, इसके लिए हम पहले से ही बजट तैयार कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी फर्म है वो अपने अपने बजट के अंदर ही काम कर सकती है, बियॉन्ड बजट वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अभी ये तो था कि मतलब क्या है एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग देखा। अभी उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो डिस्कस द सीरियस मेथड्स। पहले तो हम फैक्टर्स देखेंगे। फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। जब भी आप कोई एडवर्टाइजिंग बजट तैयार कर रहे हो, कोई भी फर्म है जो एडवर्टाइजमेंट बना रही है, उसे एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो उसे एडवर्टाइजमेंट बजट का पहले सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, तो वही हम फैक्टर्स हैं। 1 to 11 पॉइंट हमारे फैक्टर्स हैं, तो हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टाइजिंग। कुछ कुछ एडवर्टाइजिंग आपको बहुत बार दिखानी पड़ती है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू टेलीकास्ट, कितनी बार आपको वो दिखानी है ना। कभी कभार आप देखते होंगे कोई भी पिक्चर या
टीवी सीरियल के बीच में बहुत सारी मतलब एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार रिपीट होती है ना, क्योंकि वो डिमांड में है, वो जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में उनका, इस वजह से वो बार बार टेलीकास्ट होती है। ठीक है, तो एक ही एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट होना मतलब वो बार बार हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग प्रोडक्ट इज़ हाई, अगर कोई प्रोडक्ट बार बार खरीदा जा रहा है मतलब वो बहुत ज़्यादा डिमांड में, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग प्रोडक्ट इज़ हाई देन एडवर्टाइजिंग नीड्स टू बी डन रिपीटेडली, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बार बार टीवी पे दिखाई जाएगी। जैसे कि आप समझ सकते हो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सर्फ एक्सल है, सर्फ एक्सल की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मतलब ज़्यादा यूजुअली लोग वही खरीदते हैं, सर्फ एक्सल खरीदते हैं, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा टीवी पर आती है। दिस विल रिक्वायर हाई एडवर्टाइजिंग नीड्स टू बी डन रिपीटेडली, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई वो बार बार दिखाई जाए। अगर कोई प्रोडक्ट को बार बार बेचना है, ज़्यादा डिमांड में लाना है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई जाती है। दिस विल रिक्वायर हाई एडवर्टाइजिंग बजट, और उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। अब बार बार अगर आपको एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट करनी है, तो फिर वो मीडिया जो टीवी है, जो मीडिया व्हीकल है, जो टीवी है, तो वो तो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेने ही वाला है ना। सो इट इज़ स्पेशली डन फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लाइक द टी, सोप, शैम्पू एट्सेट्रा। तो ये ज़्यादातर ये जो बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, ये मेनली उन चीज़ों के लिए होता है जो कंज्यूमर की डेली रूटीन की चीज़ें, जैसे क्या हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपका एग्जांपल बताया सर्फ एक्सल में सब क्या डेली रूटीन की चीज़ है, जो डेली नीड है ना, तो उसमें काम आती है। टी है, शैम्पू है, सोप है, तो ये सारी चीज़ें जो बार बार ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, रिपीट होती है वो। ठीक है, तो अभी आया सेकंड वन, क्या फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट बजट बनाते टाइम। सेकंड फैक्टर क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो है मार्केट साइज़। अगर मार्केट बड़ी होगी तो हमारे एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा तो मतलब बजट ज़्यादा लगेगा, है ना। क्या है, द मार्केट साइज अफेक्ट द एडवर्टाइजिंग बजट। मार्केट साइज से हम डिसाइड कर सकते हैं, मार्केट साइड अफेक्ट करता है हमारे एडवर्टाइजिंग बजट को। इस स्मॉलर मार्केट, छोटी छोटी मार्केट में क्या होता है, द लार्जेस्ट टारगेट ग्रुप इज लेस। जो स्मॉल मार्केट होती है, अगर हम कोई छोटा एरिया देखें, तो वहाँ पर जो जिसको हमें टारगेट करना है, टारगेट ग्रुप क्या होता है, छोटा होता है। देयरफॉर द लेस बजट इज़ टू बी एलोकेटेड, इस वजह से हमारा बजट जो है कम लगेगा, हमारा खर्चा क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज मार्केट की, द टारगेट ग्रुप इज़ मोर, वहाँ पर टारगेट ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड देयरफॉर रिक्वायर अ हायर बजट अप्रोप्रिएशन, और वहाँ पर बजट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा अमाउंट में पैसा लगेगा, है ना। तो इसके लिए डिपेंड करता है हमारे मार्केट साइज़ पे। तो पहले तो हमें टारगेट ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा, हमें किसी बड़ी मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारा टारगेट है या छोटी मार्केट में, तो उस हिसाब से हमारा बजट तैयार होगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, प्रमोशनल एलिमेंट। प्रमोशनल एलिमेंट मतलब हम किस एलिमेंट के थ्रू मार्केटिंग करने वाले हैं, है ना। द एडवर्टाइजिंग बजट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रमोशनल एलिमेंट एम्प्लॉयड, कौन से प्रमोशनल एलिमेंट आप इन्वॉल्व कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो। जैसे क्या है प्रमोशनल एलिमेंट मतलब क्या, आप इंटरनेट पे कर रहे हो, है ना, या फिर आप घर घर जाके बेच रहे हो, तो इस तरीके से हमारा ये प्रमोशनल एलिमेंट हम कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने वाले हैं। द एडवांस्ड एंड द मॉडर्न प्रमोशनल मेथड्स लाइक द डायरेक्ट मार्केटिंग, जो एडवांस्ड और मॉडर्न प्रमोशनल मेथड है उसमें क्या आ जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग आ जाता है ना। एंड इंटरनेट मतलब सबसे कॉस्टली मीडियम है, रिक्वायर मोर बजट है। तो ऐसे बजट को अगर हम मॉडर्न प्रमोशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा बजट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा देन द ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। ट्रेडिशनल की बजाय हमारा ये वाला ज़्यादा होगा। ट्रेडिशनल में आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रेडिशनल मतलब क्या, ट्रेडिशनल में हम बोल सकते हैं जैसे कि हम पैम्पलेट छपवाते हैं, कुछ ऐसे बोर्ड वगैरह लगा देना, तो वो है एक ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। तो उसकी बजाय अगर हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे या इंटरनेट पे हम मार्केटिंग करेंगे, तो हमारा जो प्रमोशनल मेथड मॉडर्न हो जाएगा और हमारा बजट क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। फोर्थ वन, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या है, हेफ्टी कंपटीशन क्या है, अगर हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब आजकल एक ही चीज़ बहुत सारे ब्रांड्स की आ जाती है मार्केट में, तो उन लोगों का जो ब्रांड्स है उनका कंपटीशन एक दूसरे के साथ बहुत हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो एक दूसरे से मतलब कंपटीशन में रहने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने को तैयार रहते हैं। कंपटीशन तो क्या है, हेफ्टी मतलब हवाई, मतलब हाई कॉस्ट बजट, ठीक है ना। हेफ्टी एडवर्टाइजमेंट बजट इज़ नीडेड वेयर देयर इज़ अ हैवियर कंपटीशन इन द मार्केट, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है,
है ना। तो वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो थोड़ा पीछे है उसे थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। इट रिक्वायर्स कट थ्रोट एडवर्टाइजिंग, मतलब एकदम मारा मारी चल रही है मार्केट में, ऐसा इतना मतलब कंपटीशन बढ़ चुका है कि हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, एक दूसरे से निकलने के लिए होड़ लगी हुई है, मतलब ऐसा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसके लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पे, जिसे भी आगे निकलना वो। फिफ्थ वन, बजटिंग साइकिल। हमारा बजटिंग साइकिल क्या है? बजटिंग साइकिल मतलब क्या, अब एक बार तो आपने एडवर्टाइजमेंट कर ली, लेकिन दूसरी बार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी तो पैसा बचना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि भैया एक बार में ही आपने पूरा खर्चा कर दिया, बाद में आपके पास एडवर्टाइजमेंट करने को ही करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक बार करने से कुछ नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट बार बार करनी पड़ती है ना। तो वो क्या है, एडवर्टाइजिंग बजट डिपेंड अपॉन द बजटिंग साइकिल फॉर विच द बजट इज एलोकेटेड। एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड करते टाइम बजटिंग साइकिल देख लेना चाहिए। मतलब क्या, इफ़ द बजट इज़ मेड फॉर द 6 मंथ्स, अगर आप बजट 6 महीने के लिए बना रहे हो, लेस अमाउंट इज नीडेड देन द बजट फॉर द 1 ईयर। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप 1 साल का खर्चा करने के लिए आपने मान लो 50,000 रुपये डिसाइड किए, तो ऑब्वियसली आप 6 महीने के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको 25,000 खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप वो 50,000 रुपये एक ही 6 महीने में खर्च कर दोगे तो अगले 6 महीनों में आप पैसे कहाँ से लाओगे, है ना। तो इस वजह से हमारा एडवर्टाइजिंग बजट ये बात को ध्यान में रख के करना चाहिए कि हमें ये कंटिन्यू करना है, एक साइकिल के जैसे ये ऑपरेट करना है, ठीक है। 6.1 क्या है, सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट मतलब हम ये बात सोच के चलते हैं कि हमारा सेल क्या होगा, इसका हम क्या कर लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट द अमाउंट फॉर द सेल्स फोरकास्ट। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेल फोरकास्ट का क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। मतलब आज जो खर्चा कर रहे हैं हम ये अनुमान लगा के चलेंगे कि इसके बदले में हमारा सेल्स रिवेन्यू कितना हो सकता है, और उसके लिए हम उतना ही मतलब एडवर्टाइजमेंट में बेस्ट से बेस्ट दिखाएंगे। दिस हेल्प्स टू मेक द फाइनल बजट, इससे हमारा फाइनल बजट बनेगा। मतलब हम पहले से अनुमान लगा लेंगे कि हमारा सेल कितना हो सकता है, एंड डिसाइड द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू बी मेड इन द डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। तो उस हिसाब से हम अलग अलग एरिया में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद है सपोर्ट फ्रॉम रिटेलर। रिटेलर से सपोर्ट, एक्चुअली प्रोडक्ट कौन बेचता है, कस्टमर तक कौन पहुंचाता है, रिटेलर पहुंचाता है ना। तो वही है सपोर्ट। अगर जो एडवर्टाइज़र है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अगर उसे रिटेलर से सपोर्ट मिल जाता है तो उसके सेल्स ज़्यादा होगी, है ना। क्या है, इफ़ देयर इज़ अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द रिटेलर, अगर रिटेलर से उसे सपोर्ट मिल रहा है, लेस बजट इज़ नीडेड ऑन द एडवर्टाइजमेंट, तो उसे एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ देर इज़ अ लेसर सपोर्ट फ्रॉम द रिटेलर, अगर उसे रिटेलर से कम सपोर्ट मिल रहा है, देर इज़ अ ग्रेटर नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट टू पुल द कस्टमर, तो उसे एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा ताकि वो कस्टमर को क्या कर सके, मतलब बढ़ावा दे सके कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, है ना। और अगर वो रिटेलर के साथ उसके रिलेशन ऑटोमेटिकली अच्छे हैं, किसके, ये एडवर्टाइज़र के रिलेशन अगर ऑटोमेटिकली अच्छे हैं, जिसके प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिटेलर को पसंद है, तो मतलब रिलेशन अच्छे हैं, तो वो रिटेलर क्या करेंगे, अपनी दुकान पे उनका सामान रखेंगे और कस्टमर खरीदेगा। लेकिन अगर उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेसर सपोर्ट है फ्रॉम द रिटेलर, देयर इज़ अ ग्रेटर नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट टू पुल द कस्टमर, तो कस्टमर को मतलब पुश करने के लिए कि भी वो हमारा सामान खरीदो, इसके लिए एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा लगेगी, मतलब खर्चा ज़्यादा लगेगा। 8th वन क्या है, मार्केट शेयर गोल्स। मार्केट शेयर गोल्स मतलब मार्केट में शेयर अचीव करना है। अगर गुड एडवर्टाइजिंग बजट हम जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पब्लिसिटी अगर होगी तो उतना ज़्यादा हमारा मार्केट में क्या सेटअप होगा, गुडविल सेटअप होगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग बजट इज एसोसिएटेड विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। एडवर्टाइजिंग बजट इस बात से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है मतलब जुड़ा हुआ है कि हमें ये हमारा ये मकसद बन जाता है कि हमें मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, मतलब गुडविल बढ़ानी है। देयरफॉर एडवर्टाइजिंग बजट शुड बी एनहेंस्ड, एडवर्टाइजिंग का बजट हम बढ़ा देंगे वेयर देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। जहाँ पे भी जिस जगह पे हमें अगर मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है तो हमें एडवर्टाइजिंग पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 9th वन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारी कैसे है, अगर हमारी फर्म में बहुत जगहों से पैसा आने की है, सोर्सेज हैं, तो हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, है ना। खर्चा करना या ना करना तो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्चुअली कितना पैसा है। तो हमारे पास किसी भी फॉर्म में सोर्सेज ऑफ फंड्स के सोर्सेज कहाँ से हैं। अगर बहुत जगह से हमें पैसा आता है तो हम ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, है ना। तो क्या है, द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग करस्पॉन्ड्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म।
अगर हम किस लेवल का एडवर्टाइजिंग करेंगे, बहुत हाई लेवल का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं या फिर मीडियम लेवल का या फिर एकदम लोअर लेवल का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, एक फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। इफ़ द फर्म हैज़ अ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म, अगर फर्म के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा है, इफ़ द फर्म हैज़ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये रिपीट हो गया ये लाइन यहाँ पर, दो बार आई है ये लाइन। इफ़ द फर्म हैज़ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट कैन अफोर्ड टू हैव अ ह्यूज एडवर्टाइजिंग बजट, अगर किसी के पास किसी फर्म में बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से पैसा आ सकता है, जहाँ से पैसा आता है, तो वो ज़्यादा खर्चा करना अफोर्ड करता है। बट इफ़ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन अगर जहाँ से पैसा आता है वहाँ अगर वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पैसा नहीं है ज़्यादा अगर फर्म के पास, द एडवर्टाइजिंग बजट विल बी स्मॉल इन साइज, तो वो ज़्यादा खर्चा करना चाहे भी तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास उतना मनी नहीं है, राइट। अभी क्या है, स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किससे होकर गुजरना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने बता रखा है, यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस आते हैं। पहले होती है इंट्रोडक्शन स्टेज, कोई भी प्रोडक्ट अगर नया मार्केट में आया है तो उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आया है तो मार्केट में वो नया अगर है तो लोगों की नज़रों में लाने के लिए, उसे इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हमें ज़्यादा हैवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मतलब हमारा खर्चा ज़्यादा होगा एडवर्टाइजमेंट पर, मतलब इस टाइम पे हैवी बजट होगा। एडवर्टाइजिंग बजट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हम उसे मार्केट में मतलब सेटअप कर पाएंगे उस प्रोडक्ट को, है ना। और जब वो प्रोडक्ट मार्केट में ग्रो कर रहा रहता है उस टाइम पे भी हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी। और फिर जब वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपनी ऊंचाइयां छू जाता है तो वो मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है और हम खर्चा कम कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट पे करना, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में सेटअप हो जाता है। तो कोई भी फर्म सोचेगी भाई मेरा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी सेटअप है तो मुझे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है एडवर्टाइजमेंट पे। और फिर जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कम हो जाता है तो वैसे ही वो प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज आ जाती है और फिर यहाँ पर एकदम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बार बार ऐसे साइकिल के जैसे घूमता रहता है। स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, the initial phase of the product life cycle requires a big advertisement budget for creating the brand awareness and generate the trial purchases। देखो वही मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जब इंट्रो स्टेज में होता है, इंट्रो मतलब मार्केट में वो एंटर करता है, तो उस टाइम पे किसी भी कस्टमर को, किसी को भी वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को वो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। हाई स्पेंडिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द ग्रोथ स्टेज टू इंक्रीज द डिमांड। ग्रोथ स्टेज में वो जब प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है एडवर्टाइजमेंट पे, ताकि लोगों को और बताया जा सके उसके बारे में। द एडवर्टाइजिंग अमाउंट लेसन्स इन द मैच्योरिटी स्टेज, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से खरीदने मतलब लगे हैं, अगर वो प्रोडक्ट को, अगर वो एडवर्टाइजर को लगता है कि भाई हाँ मेरा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, तो वो एडवर्टाइजिंग करना क्या कर देगा, कम कर देगा। तो एडवर्टाइजिंग अमाउंट लेसन्स इन द मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज में एडवर्टाइजिंग की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट बजट ज़्यादा करना नहीं पड़ता, ठीक है। मेनली इन 2 स्टेजेस में ज़्यादा होता है। आगे 11th फैक्टर क्या है हमारा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, द इंस्टीट्यूशन दैट मेंटेन द लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, है ना। ये सारे लाइन क्या हुआ, रिपीट हुआ, इस वजह से कट कर दिया। द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर भी वही बात है और यहाँ पर भी वही बात है, मतलब एक ही लाइन रिपीट हुई है इस वजह से। द इंस्टीट्यूशंस दैट मेंटेन द लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, ऐसी फर्म जो ऑलरेडी सेटअप है, गुडविल है जैसे फर्म्स की, जो कोई ब्रांड है जो ऑलरेडी सेटअप है, उस पर ब्रांड का वो कुछ भी सामान निकाले तो मतलब खरीदते ही खरीदते। जैसे टाटा के पास मतलब आज क्या नहीं है, टाटा नमक से लेकर तो सब चीज़ें बनाता है ना। हैव एन एज ओवर द स्मॉल कॉम्पिटिटर्स, तो उनका स्मॉल कॉम्पिटिटर के ऊपर क्या रहता है, दबदबा रहता है। मतलब कोई भी हाई ब्रांड का खरीदेगा, अगर एक हम लोकल ब्रांड का कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं ना, अगर हम हाई ब्रांड का अगर देखेंगे और उसके सामने लो ब्रांड का देखेंगे तो ऑब्वियसली भले ही खर्चा ज़्यादा लगे लेकिन हम हाई ब्रांड का ही प्रेफर करेंगे, है ना। दस दे कैन स्पेंड लेस, है ना। तो इस वजह से अगर उनका मार्केट में पहले से ही सेटअप है, कोई ब्रांड अगर पहले से ही सेटअप है और वो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है तो उसे एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कम खर्चा करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्या थे, फैक्टर्स थे। ये फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम कोई एडवर्टाइजिंग बजट सेटअप करते हैं, तब जब कोई एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं तब हमें ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। अभी हम सीखेंगे सीरियस मेथड्स ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। लेकिन एडवर्टाइजिंग बजट तैयार करने के लिए किस किस तरीके से हम एडवर्टाइजिंग बजट तैयार कर सकते हैं, मेथड्स सीखेंगे, ठीक है। ओके,
क्या है यहाँ पर मेथड ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, मतलब क्या क्या मेथड्स है एडवर्टाइजिंग बजट सेट करने के लिए, हमारे पास क्या क्या मेथड है। सबसे पहले आ जाता है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मतलब किसी फर्म को अफोर्ड है क्या हाई बजट खर्च करना। अगर किसी के पास पैसा है तो वो हाई खर्च ज़्यादा खर्चा कर सकता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो मतलब नहीं कर सकता। तो अफोर्डेबल है क्या, अगर जिस फर्म के पास जितना अफोर्डेबल है वो उतना खर्चा करेगा। तो ये मेथड है जिसमें हम अफोर्डेबिलिटी पर मेन फोकस करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड ऑफ बजट एलोकेशन। ये बजट एलोकेशन का बहुत ही सिंपल मेथड है। आफ्टर द बजट हैज़ बीन एलोकेटेड इन द ऑल द एरियाज़, बजट अलग अलग एरिया में डिसाइड करने के बाद, after the budget has been allocated in all the areas, that is all the other expenses have been taken care of the company, then allocate the left over money। मतलब पहले हम फर्म के सारे खर्चे देख लेते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग खर्चे होते हैं फर्म के। वो सारे खर्चे होने के बाद जो पैसा बचा, अगर हमारे पास पैसा बचा तो हम उसे एडवर्टाइजमेंट में खर्च करेंगे, और अगर हमारे पास पैसा नहीं बचा तो हम एडवर्टाइजमेंट पे उतना खर्चा नहीं करेंगे। वही मेथड कंटिन्यू है, अफोर्डेबल मेथड ही कंटिन्यू है। क्या है यहाँ पर, पहले हम देखते हैं कि हम फर्म क्या करती है, अपने अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। मतलब वो फर्म क्या करती है, पहले तो ये देखेगी कि उसको कितना पैसा खर्च कर सकती है। बाकी चीज़ों पे पहले जो ज़रूरी चीज़ें पहले उन पे पैसा खर्च कर लेते हैं, और फिर जो पैसा बचता है उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए बचाती है। दोज कंपनीज विच फॉलोज दिस मेथड, जो कंपनी अफोर्डेबल मेथड फॉलो करते हैं, कंसिडर एडवर्टाइजमेंट एज एन एक्सपेंडिचर, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना मतलब एक खर्चा है। एंड नो एक्सपेक्टेशंस ऑन रिटर्न आर एसोसिएटेड विद दिस मेथड, और उन लोगों को कोई उम्मीद नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उन्हें कुछ रिटर्न में मिलेगा। तो मतलब उनके लिए जस्ट एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक खर्चा है। जैसे वो बाकी खर्चे कर रहे हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट को भी एक खर्चे के जैसे ही मानते हैं। दीज फर्म्स बिलीव दैट, ये फर्म्स क्या मानती है, एडवर्टाइजमेंट इज ए टेक्टिकल एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक टेक्टिक है, एंड नॉट स्ट्रेटेजी, वो कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है, एंड हैंस डज नॉट नीड मच अटेंशन। तो और वो एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं करते, मतलब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते एडवर्टाइजमेंट को। कंपनीज यूज़ दिस मेथड एट द लेवल ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटी, कुछ कंपनियां जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो वो कंपनीज ये मेथड क्या करती है, फॉलो करती है। इस मेथड में कुछ भी नहीं है, इस मेथड में मतलब क्या, पहले तो वो बाकी सारे खर्चों के लिए मतलब प्लान बना लेगी, बजट बना लेगी। जैसे कि आप प्रोडक्शन के लिए खर्चा तैयार कर लेगी, बजट तैयार कर लेगी, सेल्स के लिए, पैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, और फिर बाद में बारी आती है एडवर्टाइजमेंट पे। अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना पैसा बचा वो उतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेगी। ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस ऑफन यूज दिस मेथड, ऐसा मेथड ये मेथड कौन यूज़ करता है, ज़्यादातर स्मॉल बिजनेसेस ये मेथड यूज़ करते हैं, विद द लॉजिक दैट द कंपनीज कैन नॉट स्पेंड मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट, और वो ये बात मान के चलते हैं कि ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता एडवर्टाइजिंग पे, देन द अमाउंट इज़ लेफ्ट, जितनी अमाउंट बची है बाकी खर्चे करने के बाद उतना ही खर्च किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है। आफ्टर द अदर एक्सपेंसेस, बाकी एक्सपेंसेस करने के बाद जो पैसा बचा उतना ही पैसा कोई भी फर्म क्या करती है, अफोर्ड करती है एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना। ये ऐसा इनका मानना है स्मॉल बिजनेसेस का। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, बजटरी अलोकेशन इज मेड ओनली आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इस मेथड में क्या होता है, बजटरी अलोकेशन इज मेड ओनली आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। एक बजट अलोकेट होता है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए सेटअप होता है सारे खर्चे होने के बाद। एडवर्टाइजिंग बजट इज ट्रीटेड एज अ रेसिडियल डिसीजन, एडवर्टाइजमेंट बजट को क्या माना जाता है, एक बचा हुआ डिसीजन, मतलब जो बचा कुचा जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होगा, उसके अलावा कुछ स्पेशल मनी बाकी खर्चों को रोक के नहीं होगा। इफ़ फंड इज़ अवेलेबल, अगर पैसा हुआ उनके पास अगर है, द कंपनी स्पेंड, अदरवाइज द कंपनी हैज़ टू मैनेज विदाउट एडवर्टाइजमेंट। मतलब इनका मेन फोकस एडवर्टाइजिंग बिल्कुल भी है ही नहीं। अगर पैसा बचा तो वो खर्च करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, और अगर पैसा नहीं है तो वो एडवर्टाइजमेंट के बिना ही फर्म को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। दस द कंपनीज कैपेसिटी टू अफोर्ड इज़ द मेन क्राइटेरिया। तो कंपनी की कैपेसिटी है क्या खर्च करने के लिए, ये मेन मतलब एक सोचने की बात बन जाती है, एक मेन क्राइटेरिया है ये मेथड में। ये मेथड का नाम है अफोर्डेबल मेथड। ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जिसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट बनाते हैं। अभी क्या, फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड। अब ये मेथड में कुछ कमियां हैं। इस मेथड की क्या है, डिसएडवांटेजेस हम बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस है इस मेथड के। अफोर्डेबल मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस है, कुछ कमियां हैं। तो पहला क्या है, द मेथड कंप्लीटली इग्नोर्स द रोल और द नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग।
इस मेथड में कुछ कमियां हैं, डिसएडवांटेजेस है, तो वो हमें यहाँ पर बताए हुए हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, द मेथड कम्प्लीटली इग्नोर्स द रोल और द नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द कम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। मतलब इस मेथड को ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही। मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास पैसा बचा तो हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करेंगे, और अगर पैसा नहीं बचा तो हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करेंगे। मतलब दे आर नॉट गोइंग एनी इंपॉर्टेंस टू द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो और क्या है, इन द लॉन्ग रन, लंबे टाइम के लिए, इट लीड्स टू अनसर्टेन प्लानिंग एज देयर इज नो गारंटी दैट द कंपनी विल स्पेंड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। मतलब भी ऐसी फर्म्स की कोई भी प्लानिंग नहीं रहती जो अफोर्डेबल मेथड फॉलो कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट बजट के लिए, तो उनकी कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं है कि हम एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके पास अगर उतना पैसा रहा तो वो कर देंगे खर्च, नहीं रहा तो नहीं करेंगे खर्च। तो एंड थर्ड वन, एक्सेप्ट कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के अलावा अदर फैक्टर्स लाइक कंपनीज नीड फॉर एडवर्टाइजिंग, कंज्यूमर बेस, कंपटीशन एंड सो फोर्थ आर इग्नोर्ड। कंपनी बाकी सारी चीज़ों को क्या करती है, इग्नोर करती है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रही है, उनकी अफोर्डेबिलिटी दिख रही है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी है ये बात पे वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, वो बाकी सारी चीज़ें क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है। एंड फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड ओनली गाइड्स दैट अ कंपनी शुड नॉट स्पेंड बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। ये मेथड हमें बताता है कि कंपनी को अपनी कैपेसिटी के बाहर खर्च नहीं करना चाहिए, ये मेथड ये बता रहा है। वो भी बराबर है कि कर्जा लेके तो वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च नहीं करेगा, है ना। दिस इज़ नॉट अ मेथड इन द रियल सेंस, और ये कोई सही मेथड नहीं है एक्चुअली। जिन फर्म्स को एडवर्टाइजमेंट करना है, जिन्हें अपने आप को मतलब मार्केट में सेटअप करना है, मार्केट में एक पोजीशन बनानी है, तो उन लोगों को तो एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड रहेंगे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो फर्म कभी रेज नहीं कर पाएगा। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ दैट देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ बायस इन डिसाइडिंग द एडवर्टाइजमेंट अमाउंट। और मतलब ये एक हम बायस कर देते हैं, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक बायस है कि मतलब एक प्रॉब्लम हो जाता है कि एडवर्टाइजमेंट पर अमाउंट सेटअप करते टाइम हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं उसे और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम एक पार्शियलिटी के जैसे काम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट बजट बनाते टाइम, बाकी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल नहीं दे रहे। ठीक है, अभी एंड सेकेंड वन इज़ आर्बिट्रेरी अलोकेशन मेथड। आर्बिट्रेरी अलोकेशन मेथड क्या है, आर्बिट्रेरी अलोकेशन मतलब मन माना, मतलब मैनेजमेंट क्या करती है, अपनी मन से डिसाइड करती है भाई कितना खर्च करेंगे और कितना नहीं खर्चेंगे, कितना ज़रूरी है इस बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। मतलब अपने मन से एक पर्टिकुलर अमाउंट कोई भी मैनेजमेंट डिसाइड कर लेगा कि हाँ इतना इतना खर्च करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे उतना खर्च करेंगे, कम कर खर्च कर रहे हो आप, ज़्यादा खर्च कर रहे हो, वो बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ही हिंदी में क्या है, मनमाना आवंटन। मतलब मैनेजमेंट अपने मन से मनमानी कर रही है, ऐसा मतलब डिसाइड कर रही है भाई फर्म ने मैनेजमेंट ने जितना डिसाइड कर लिया उतना ही होगा खर्च, ऐसा। ठीक है, तो क्या है, दिस मेथड इज़ अ वीकर मेथड, ये मेथड एक कमज़ोर मेथड है देन द अफोर्डेबल मेथड। इससे अच्छा मेथड तो अफोर्डेबल मेथड है फॉर सेटिंग अ बजट। अब बजट सेटअप, एडवर्टाइजमेंट बजट बनाते टाइम ये मेथड एक कमज़ोर पड़ जाता है। दी आर्बिट्ररी अलोकेशन मेथड इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट डिस्क्रिएशन। ये आर्बिट्ररी अलोकेशन मेथड जो पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के डिस्क्रिएशन पे, मैनेजमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट हमेशा सही होगी, है ना। पहले उसे कोई बेस बना लेना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करते टाइम कोई तो बेस होना चाहिए, हमने किस बेसिस पर ये बजट तैयार किया। एंड हैंस हैज़ नो थियोरेटिकल बेसिस, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ही मन से हम बोल देंगे भैया इतना 50,000 खर्च कर दो, 1 लाख खर्च कर दो, लेकिन किस बेसिस पे खर्च कर दो, तो वो डिसाइड करना है मेन। तो ये बजट इज़ नॉट दैट मच नाइस। द बजट इज़ डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट सोलली। ये पूरी तरह से कौन डिसाइड करता है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। दे डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे फील टू बी नेसेसरी। ये उस बेसिस पे डिसाइड होता है भाई जितना उनको खुद को महसूस हो कि भी ज़रूरी है तो उतना वो खर्च करेंगे। So ultimately the decision depend upon the psychological and the economic build-up of the people in the management and not on the market requirement. तो अल्टीमेटली उनका डिसीजन डिपेंड करता है उनकी साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी मतलब उनके मन का ही चल रहा है कुछ, हाँ। बिल्डअप इन द मैनेजमेंट ने जो अपने दिमाग में धारणा बना ली है बस उतना ही वो खर्च करेंगे, एंड नॉट ऑन द मार्केट रिक्वायरमेंट। मार्केट में क्या जरूरत है उसके बेसिस पे कोई खर्च नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैनेजमेंट अपने मन से कर रहा है खर्च। ठीक है, अभी क्या है डिसएडवांटेजेस, इसके क्या है, कुछ प्रॉब्लम क्या है, ये मेथड क्यों अच्छा नहीं है, तो हमारी इसके डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं। क्या है, पहला, देयर हैज़ बीन नो सिस्टमेटिक थिंकिंग। यहाँ पर कोई भी सिस्टमेटिक थिंकिंग नहीं है। मैनेजमेंट जो सोच रहा है वो किस बेस पे सोच रहा है, कितना खर्च कर रहा है, किस बेस पे खर्च कर रहा है, कोई मतलब नहीं है।
सेकेंड वन, नो ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन बजटेड फॉर, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया गया है, जो बजट बनाया जा रहा है उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर मतलब क्या नहीं बनाया, ऑब्जेक्टिव नहीं सेटअप किया। एंड थर्ड वन, द कंसेप्ट एंड द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, हमारा जो पर्पस है, जो एडवर्टाइजमेंट करने का जो मकसद है, एंड द प्रमोशन हैव बीन लार्जली इग्नोर्ड, हमें क्या एडवर्टाइजमेंट करना है, हमें क्यों एडवर्टाइजमेंट करना है, वो सारा इग्नोर किया जाता है। जस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर अपना मनमानी करती है। तो वो अपने मन से वो डिसाइड कर लेती है भाई इतना पैसा खर्च करेंगे, किस बेसिस पे खर्च करेंगे, क्यों खर्च करेंगे, किधर किधर खर्च करेंगे, ये कोई मतलब नहीं है उसे। ठीक है, तो ये वो मेथड है आर्बिट्रेरी एलोकेशन मेथड, इस वजह से इसे वीकर मेथड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वीकर मेथड, एक्चुअली इट इज़। सो थर्ड वन कैसा मेथड है, हम बजट डिसाइड करेंगे किसके बेसिस, परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड क्या है, मतलब हमारी पिछली बार जितनी सेल हुई थी, मान लो कोई प्रोडक्ट आप अभी पुराना हो चुका है, वो अब पुराना होने के बाद आप मार्केट में उसे दोबारा बेच रहे हो, तो आपकी पुरानी जो सेल थी वो कितनी थी, और उसका कुछ परसेंटेज आप बजट में लगाओगे। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द बजट सेटिंग, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मेथड है बजट सेटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट बजट बनाने के लिए बहुत ही साधारण तौर पे यूज़ किया जाता है। लार्ज फर्म्स जनरली गो बाय दिस मेथड, बड़ी बड़ी फर्म्स यही मेथड फॉलो करती है। क्या है इस मेथड में, अभी तक हमने दो मेथड पढ़े, अफोर्डेबिलिटी मेथड एंड आर्बिट्रेरी एलोकेशन मेथड, वो इतने कुछ खास मेथड नहीं थे और वो ही ना यूज़फुल मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के बेसिस पर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन बजट इज बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग और जो प्रमोशन बजट है वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट की सेल पर। पास्ट सेल देखेंगे या फिर हम अनुमान लगा के चलेंगे हमारी फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है। मान लो कि आपने पास्ट सेल की बेसिस पर कैलकुलेट किया, देखो क्या है, बाय टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स रिवेन्यू, हम कुछ परसेंटेज लेते हैं। मान लो आपकी पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था या फिर सेल हुई थी, कितनी हुई थी, सेल्स रिवेन्यू था 50,000 रुपये, आपका सेल्स रिवेन्यू हुआ था। ठीक है, आपकी सेल्स रिवेन्यू मान लो पुरानी, पिछले साल आपकी कितना सेल्स रिवेन्यू आया था, बेचने के बाद आपको कितना पैसा मिला था, 50,000 रुपये मिले थे। तो उसका हम कितना डिसाइड कर रहे हैं, मान लो 5% हम बजट तैयार कर रहे हैं। 5% कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। मतलब हम एडवर्टाइजमेंट पे कितने रुपये खर्च करेंगे, 2500 रुपये। मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 2500 ही खर्च होंगे। ठीक है, तो बाय टेकिंग अ परसेंटेज ऑफ द सेल्स रिवेन्यू, सेल्स रिवेन्यू के ऊपर हम कुछ परसेंटेज फर्म डिसाइड कर लेती है और उतना परसेंटेज वो क्या करती है, अपना खर्च करती है एडवर्टाइजमेंट पर। Assigning a fixed amount of the unit product cost to the promotion and multiply this amount by the number of the units sold। मान लो हमारे एक प्रोडक्ट यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, हमारे एक चीज़ बनाने का खर्चा मान लो कितना था, 2 रुपये था। ठीक है, अब मान लो आपने चिप्स का पैकेट है कोई एक बनाया, एक फिक्स्ड अमाउंट उसका कॉस्ट प्रोडक्शन, एक चिप्स का पैकेट बनने के लिए कितना खर्चा लगा, मान लो 3 रुपये लगा। ठीक है, मार्केट में वो बिकता कितने, 5 रुपये का बिकता है। और वैसे ही कितने प्रोडक्ट हमने ऐसे कितने चिप्स के पैकेट मान लो किसी होलसेलर ने या फिर किसी कंपनी ने सेल किए, बनाने फैक्ट्री ने सेल किए, 10,000 पैकेट सेल किए। ठीक है, तो कितने हो गए, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, बजट बना जाएंगे। ठीक है, इस बेसिस पे भी हमारा बजट बनता है। मतलब क्या है, असाइनिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, एक यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ बनाने के लिए, एंड मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। और कितने यूनिट सेल किए आपने, मान लो 10,000 सेल किए, तो आपका खर्चा कितना हो गया, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हम बजट तैयार कर लेंगे एडवर्टाइजमेंट के नाम का और वो खर्च करेंगे। ठीक है, सम कंपनीज इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग द पास्ट सेल, कुछ कंपनी पास्ट सेल की बजाय कंसिडर द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्टेड फ्यूचर सेल्स एज अ बेस। अब ये बेस हमने, या तो आप पास्ट से ले सकते हो जो आपकी हो चुकी है पिछले साल या पिछले से पिछले साल, और कुछ लोग क्या मानते हैं फ्यूचर में हमारा कितने सेल हो सकता है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं, उसका कुछ परसेंटेज वो कैलकुलेट करेंगे और बजट तैयार करेंगे। दिस मेथड ऑल्सो यूजेज आइदर अ स्टेट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल्स और यूनिट कॉस्ट प्रोजेक्शन, या तो वो परसेंटेज के बेसिस पर कैलकुलेट करेगी या फिर ये यूनिट कॉस्ट के बेसिस पर कैलकुलेट करेगी। ठीक है, इन द स्टेट परसेंटेज मेथड, स्टेट परसेंटेज मेथड में क्या होता है, द मार्केटिंग मैनेजर एस्टिमेट्स प्रोजेक्टेड सेल फॉर द अपकमिंग ईयर। वो पहले से अनुमान लगा लेते हैं, अगर या तो पास्ट सेल के बेसिस पर कैलकुलेट करेगी या फिर फ्यूचर सेल के बेसिस पर कैलकुलेट करेगी। तो फ्यूचर सेल तो अनुमान लगा के ही किया जा सकता है ना। द बजट इज़ अ परसेंटेज ऑफ दी सेल्स, फिर बजट तैयार करता है ये पास्ट सेल के बेसिस पर या फिर फ्यूचर प्रोजेक्टेड सेल के बेसिस पर हम कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वो परसेंटेज हमारा क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट बजट होगा। ऑफन इन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड परसेंटेज, इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड परसेंटेज कैलकुलेट करती है पास्ट सेल्स पर या फिर फ्यूचर प्रोजेक्टेड सेल्स पर। ठीक है, अब क्या है,
अब इसके कुछ फ़ायदे दिए हुए हैं हमें। इट इज़ फाइनेंशियली सेफ़, ये मेथड जो है वो फाइनेंशियली सेफ़ है एंड हेल्प्स अ कंपनी कीप एडवर्टाइजिंग, और ये कंपनी को लगातार एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलता है। स्पेंडिंग विद इन द लिमिट, और ये भी कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत सारा खर्च कर रही है, एक लिमिट में खर्च कर रही है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट खर्च कर रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द बेस इज पास्ट ईयर सेल्स, आप पास्ट ईयर के बेसिस पर कुछ फर्म पास्ट ईयर के सेल के बेसिस पर बजट तैयार करती है, और वट द फर्म एक्सपेक्ट टू सेल इन द अपकमिंग ईयर, या फिर कुछ फर्म फ्यूचर में हमारा सेल कितना हो सकता है उसके बेसिस पर कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करती है और बजट तैयार करती है। दिस मेथड इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, ये मेथड बहुत ही साधारण है, आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम सिंपल है एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट, और इसे फॉलो करना ठीक है। एंड देन आफ्टर, रिगार्डलेस ऑफ विच बेसिस, किस बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे पास्ट और फ्यूचर सेल्स, कुछ लोग पास्ट सेल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं और कुछ लोग फ्यूचर सेल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। द कैलकुलेशन यूज्ड टू अराइव एट अ बजट आर नॉट डिफ़िकल्ट, तो कैलकुलेशन जो हम करेंगे इस तरीके से आप करो या इस तरीके से करो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है किसी भी फर्म के लिए, तो फर्म ज़्यादातर ये मेथड यूज़ करती है। और क्या क्या है इसमें एडवांटेजेस, क्या क्या है। दी बजटरी अप्रोच इज़ जनरली स्टेबल, यहाँ पर बजटरी अप्रोच क्या रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि हम पास्ट सेल या फिर फ्यूचर प्रोजेक्टेड सेल के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। व्हेन कंपीटिंग फर्म्स स्पेंड अप्रोक्सीमेटली द सेम परसेंटेज ऑफ देयर सेल्स ऑन द प्रमोशन, मतलब हमारी कंपीटिंग फर्म के साथ थोड़ा क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, अगर वो लोग भी यही मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स वेरी विद व्हाट द कंपनी इज़ एमिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्या है, प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स वेरी, जो हमारा जो प्रमोशन का खर्चा है वो थोड़ा अलग होता है, वेरी मतलब अलग होता है, विद व्हाट द कंपनी इज एमिंग फॉर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सेल्स के बेसिस पर जो भी फर्म बजट तैयार करती है उनके लिए थोड़ा प्रमोशन एक्सपेंडिचर थोड़ा अलग हो सकता है। आगे क्या है, इट एनकरेजेज मैनेजमेंट टू थिंक ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द प्रमोशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट एंड द प्रॉफिट पर यूनिट, ये मैनेजमेंट को क्या करता है, एनकरेज करता है कि वो ये सोचे कि क्या रिलेशन है प्रमोशन कॉस्ट पर, सेलिंग प्राइस पर और प्रॉफिट पर यूनिट। देखो प्रमोशन कॉस्ट मतलब हमने जितना प्रमोशन किया उस पर होने वाला खर्चा, सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में आप वो प्रोडक्ट को बेच रहे हो, एंड आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप वो प्राइस में ऐड कर दोगे, ये प्रमोशन कॉस्ट भी ऐड कर, सारे खर्चे हम ऐड कर देंगे, है ना, सेलिंग प्राइस में ऐड कर देंगे और हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर द कंपनीज हुज एड बजट इज स्मॉल रिलेटिव टू सेल, ये मेथड उन कंपनीज के लिए अच्छा है जो एड बजट क्या है, जिनका एड बजट एडवर्टाइजमेंट का बजट क्या है, स्मॉल है उनके सेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो सेल्स का कुछ परसेंटेज वो बजट में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिसएडवांटेजेस, जैसे हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है, तो हमें डिसएडवांटेजेस भी बताएं ये परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड जो हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या है, द बेसिक प्रीमाइस ऑन विच द बजट इज एस्टेब्लिश्ड सेल्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हम किसके बेसिस पे बना रहे हैं, पास्ट सेल के बेसिस पर ही बजट तैयार करें या फिर फ्यूचर सेल के बेसिस पर बजट तैयार करें। एज जस्ट डिस्कस्ड, इफ द लेवल ऑफ द सेल्स डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन टू बी स्पेंड, अगर हम कितना लेवल ऑफ सेल हुआ, अगर सेल्स के बेसिस पर आप अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट तैयार कर रहे हो, देन द कॉज एंड द इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड द सेल रिवर्स्ड। अब यहाँ पर बजट, आप कारण क्या है आपका बजट का, ये जितना भी आपका बजट है उसका कारण क्या हुआ, सेल्स हुआ, आपका सेल्स इतना है तो आपका एडवर्टाइजमेंट इतना है, उसका कुछ परसेंटेज है ना, लेकिन एक्चुअली में एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल्स होगा, तो हमारा मेन तो क्या था, एडवर्टाइजिंग हमारा कॉस्ट था और उसका इफेक्ट क्या था, सेल्स था। लेकिन अगर आप ये मेथड से कैलकुलेट करो, सेल के बेसिस पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करो तो हमारा सेल्स तो हो गया कॉज, मतलब कारण हो गया, और उससे इफेक्ट क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट का बजट इतना बना, ये हमारा इफेक्ट हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। इट ट्रीट्स एडवर्टाइजिंग एज एन एक्सपेंस, अब इसमें क्या होगा, हम एडवर्टाइजमेंट को क्या ले रहे हैं, खर्चे के जैसे ले रहे हैं, है ना, एसोसिएटेड विद मेकिंग अ सेल रेदर देन एन इन्वेस्टमेंट। हम सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का एक बजट तैयार करें, सेल के बेसिस पर ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो हमारे लिए खर्चा हो गया, ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज दैट कंसिडर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एंड रीप द रिवॉर्ड्स, क्या है, कंपनीज क्या करती है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट के जैसे लेती है और उनको फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेल के बेसिस पर कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आप एक एक्सपेंडिचर के जैसे ले रहे हो, तो यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट बजट को एक खर्चे के जैसे लेते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट के जैसे।
ठीक है। एंड द सेकेंड वन, दिस मेथड डज नॉट अलाउ फॉर चेंजेस इन द स्ट्रेटेजी। ये मेथड हमें बिल्कुल भी हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग चेंज नहीं करने देता, आइदर इंटरनली और फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ना तो हम अंदर से अपनी कुछ अपना कुछ मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं, ना ही हम कॉम्पिटिटर से करते हैं, ठीक है। मतलब हम एज इट इज सब स्टेबल, सब सेम का सेम रहे वैसा ही करते हैं। द परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड ऑफ बजटिंग एनी रिजल्ट इज इन सर्व्स अ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स। अगर हमारा सेल्स मेथड में कुछ भी अलग हुआ तो हमारा बजट गलत बन जाएगा। ओवर बजटिंग एंड अंडर बजटिंग, या तो हमारा बजट ज़्यादा बनेगा या तो बजट क्या बनेगा, कम बनेगा। व्हेन सेल डिक्रीज, अगर हमारी मान लो सेल कम हो जाती है ना, पिछली बार सेल ज़्यादा हुई थी तो हमारा बजट ज़्यादा था, इस बार सेल कम हो गई तो हमारा बजट कम हो गया, तो बजट कम होने की वजह से हमारा एडवर्टाइजमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। तो वही है कि या तो ओवर बजटिंग होगी या तो अंडर बजटिंग होगी। बजट से ज़्यादा मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा, या फिर अंडर बजटिंग मतलब जितना चाहिए उससे कम। व्हेन सेल्स डिक्रीज, जब सेल कम होगी, वी मे नीड मोर बजट इन एडवर्टाइजमेंट, और हमें अगर एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा बजट चाहिए। एज डिक्रीज इन द बजट माइट लीड टू फर्दर डिक्रीज इन द इंक्रीमेंटल सेल्स। देखो, अगर आपकी सेल कम हुई तो हमारा बजट कम बनेगा, बजट कम बनेगा तो एडवर्टाइजमेंट कम होगी, एडवर्टाइजमेंट कम होगी तो सेल कम हो जाएगी, और फिर सेल कम होगी तो आपका बजट और कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते कम होता जाएगा, है ना। तो अगर हम सेल के बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा सेल बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन क्या है, द परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस। हाँ, ये देखो, ये जो हम परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड जो ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये मेथड उन प्रोडक्ट के लिए तो ठीक है जो मार्केट में ऑलरेडी सेटअप है। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया नया लॉन्च किया गया है, पहली बार मार्केट में आया है, तो उसके लिए ये जो सेल्स मेथड है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए कुछ पास्ट सेल तो है नहीं जिसके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर लो। और अगर आप फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी, ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोडक्ट नया नया मार्केट में, उसकी फ्यूचर में कितनी सेल हो सकती है ये आप गेस नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है, द परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय फॉर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस, बिकॉज इन दिस केस देर इज नो सेल्स हिस्ट्री अवेलेबल। क्योंकि वो प्रोडक्ट तो पहली बार मार्केट में लॉन्च हुआ है, पहली बार मार्केट में सेल हो रहा है, तो उसकी पुरानी सेल तो कुछ हुई नहीं, तो उसकी कोई सेल हिस्ट्री तो है नहीं जिसकी बेसिस पर आप कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे और उतना ही बजट बना लोगे। ऑल्सो प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर सेल्स में भी डिफिकल्ट, और फ्यूचर में उसकी कितनी सेल होगी ये बात भी पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो गैस करना बहुत मुश्किल है। मार्केट में लोगों को कितना पसंद आएगा, कितना नहीं पसंद आएगा, कितनी सेल हो पाएगी, ये बात पता करना बहुत मुश्किल है। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ हाईली इनोवेटिव, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ही नया है, एब्सोल्युटली न्यू इन द मार्केट, तब उसकी फ्यूचर सेल गैस करना बहुत ही मुश्किल है। तो मेनली ये मेथड उनके लिए अच्छा नहीं है जो अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड मतलब जहाँ पर पैरिटी मीन्स कंपटीशन में हम इक्वालिटी लाएंगे, मतलब जो सामने वाला कॉम्पिटिटर कर रहा है वही हम करेंगे, तो वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। क्या है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स सेटिंग बजट्स टू मैच द कॉम्पिटिटर्स आउटलेज एंड फंड। यहाँ पर हम ये मेथड क्या करता है, इन्वॉल्व है, मतलब क्या चीज़ करता है, बजट सेट करता है ताकि हम मैच कर सकें हमारे कॉम्पिटिटर के आउटलेज और फंड को मैच करने के लिए हम ऐसा ही बजट बनाएंगे ताकि हम उसके रिवेन्यू, उसके आउटलेज, उसके आउटकम से क्या कर सकें, मैच कर सकें हमारे फंड। इन दिस मेथड द कंपनी मोनिटर्स कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर हमारी कंपनी क्या करेगी, मॉनिटर करेगी, देखेगी, एकदम मतलब जासूसी करेगी जिसे हम बोल सकते हैं, किसकी, कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग को, और उसको फॉलो करेगी। दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड इन द मार्केट्स। ये मेथड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन विच एडवर्टाइजिंग इज़ हैवियर। ये मेथड मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इन विच एडवर्टाइजिंग इज़ हैवियर, जहाँ पर भी हमें क्या करनी पड़ती है, हैवी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। एंड इट इज़ फेल्ट एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू द कंपनीज, और ये कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड द कंपटीटर, ताकि हम अपने कंपटीटर से पीछे ना रहे, इसके लिए ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इट इज़ फेल्ट दैट द ब्रांड लीडर, ज़्यादातर ये बात महसूस की जाती है दैट द ब्रांड लीडर नीड्स टू बी स्पेंड प्रोपोर्शनेटली। Normally, it is felt that the brand leader needs to be spent proportionately less as a share of the total advertising to maintain its market share. कोई भी ब्रांड लीडर ये बात महसूस करता है कि वो अगर उसका मार्केट में शेयर जितना ज़्यादा है तो वो उससे थोड़ा कम ही खर्च कर पाएगा, है ना, कम खर्च करेगा। वाइल कन्वर्सली
अ ब्रांड ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स मार्केट शेयर विल हैव टू स्पेंड प्रोपोर्शनेटली मोर। अगर उसे अपना मार्केट में शेयर बढ़ाना है तो वो अगर मार्केट में ज़्यादा नहीं बढ़ाना तो वो टोटल शेयर में से कुछ परसेंटेज खर्च करेगा अपने एडवर्टाइजिंग के लिए। लेकिन अगर उसे मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च करेगा, ठीक है। सच अ टाइप ऑफ बजटिंग प्लान फेल्स टू रिफ्लेक्ट द फर्म्स when advertising needs or marketing requirement। क्या है? But such a type of budgeting plan fails to reflect the firm when advertising needs or marketing requirement। लेकिन ये जो टाइप है बजट प्लान का वो क्या करता है, फर्म के खुद के एडवर्टाइजिंग नीड को और मार्केट रिक्वायरमेंट को इग्नोर करता है। हम दूसरे के देख के उसका नकल कर रहे हैं एक तरह से, तो वो सही नहीं है। हर एक फर्म की ज़रूरतें, हर फर्म का अपना अपना एक तरीका रहता है, तो दूसरों का कॉम्पिटिटर के साथ मतलब एक समानता लाके भी हम इक्वल नहीं हो पाएंगे, है ना। दस कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन डिसाइडिंग एडवर्टाइजिंग बजट। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव फैक्टर को कॉम्पिटिटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, भाई हम उसके जैसा ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द क्लोज कॉम्पिटिटर स्पेंड 3% ऑफ द नेट सेल्स। मान लो कोई क्लोज कॉम्पिटिटर है जिसके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा एकदम तगड़ा कॉम्पिटिशन है, वो अगर नेट सेल का 3% खर्च कर रहा है बजट के लिए, अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर वो 3% खर्च कर रहा है, द कंपनी विल स्पेंड, तो कंपनी उतना ही खर्च करेगी। मोर और लेस द सेम परसेंटेज ऑफ एडवर्टाइजर, और हमारी कंपनी भी या तो उतना ही खर्च करेगी या तो उससे ज़्यादा या तो थोड़ा सा कम खर्च करेगी एडवर्टाइजमेंट के लिए। हेयर इट इज़ अज्यूम्ड दैट, ये बात मानी जाती है दैट कॉम्पिटिटर्स और द लीडर्स आर ऑलवेज राइट। ये बात हमेशा मानी जाती है कि हमारे कॉम्पिटिटर और लीडर वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। इफ़ नॉट फॉलोड केयरफुली दिस मेथड में रिजल्ट इनटू मिसलीडिंग। अगर हम सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मतलब उनकी नेट सेल कितनी हुई और हमारी नेट सेल कितनी हुई, उसमें तो फ़र्क है ना। या तो हमें उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा। सेम खर्च करेंगे तो हमारा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट अ कंपनी डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द कम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हमारी जो कंपनी है वो कॉम्पिटिटर की कंपनी से थोड़ी अलग पड़ जाती है, हर किसी का सेम नहीं होता, राइट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रोडक्ट अलग है, हमारे प्रोडक्ट अलग है, उस फर्म का ऑब्जेक्टिव अलग है, हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव अलग है, उनकी सेल्स कुछ अलग हुई, हमारी सेल्स कुछ अलग हुई, फाइनेंशियल कंडीशंस उस फर्म की कुछ अलग है, हमारी कुछ अलग है, मैनेजमेंट फिलॉसफी, जो कॉम्पिटिटर वाली फर्म है उनकी मैनेजमेंट फिलॉसफी, उनका मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से, हमारा मैनेजमेंट कुछ अलग तरीके से है। अदर प्रमोशनल मीन्स एंड एक्सपेंसेस, उनके बाकी कुछ तरीके और उनका खर्चा अलग अलग है और हमारा कुछ अलग है। इमेज एंड रेपुटेशन, प्राइस, सब में डिफरेंशिएट होता है, मतलब हमारी फर्म अलग रहती है उनकी फर्म से। तो भी अगर हम कॉम्पिटिटर के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, राइट। तो ये एक मेथड है जो कि कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ बहुत सारी कमियां हैं। क्या है? इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट द मैथड फेल्स टू गाइड फॉर डिसाइडिंग एन एडवर्टाइजमेंट बजट। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट नया है तो हम उनके साथ कंपटीशन में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें हमारे नए प्रोडक्ट के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करना पड़ेगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो इन विच स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट ऑफ द क्लोज कॉम्पिटिटर इज पासिंग थ्रू। अभी मैंने आपको बताया कि 4 स्टेजेस होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, इंट्रो स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड द डिक्लाइन स्टेज, है ना। 4 स्टेजेस होती है। तो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का किस स्टेज से पास हो रहा है और हमारा प्रोडक्ट किस स्टेज से पास हो रहा है, इसमें फ़र्क है ना। तो पहले तो ये बात पता करनी ज़रूरी है, और जो कि पता करना बहुत ही मुश्किल है। इन केस व्हेन देयर आर मैनी कॉम्पिटिटर, अगर हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर तो आप किसकी नकल करोगे, है ना। ABCD ये सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो आप ए की नकल करोगे, बी की करोगे, सी की करोगे या डी की करोगे। तो कंपटीशन में रहने के लिए कॉम्पिटिटर की नकल करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, इज़ नॉट अ गुड थिंग। इन केस व्हेन देयर आर मैनी कॉम्पिटिटर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड एज टू व्हाट द कंपनी वी शुड फॉलो। तो कंपनी ये बात पता करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो किसको फॉलो करेगी, है ना। इस वजह से द कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड इज़ नॉट अ गुड मेथड, बट इट इज़ अ मेथड ऑफ सेटिंग द एडवर्टाइजमेंट बजट। ओके, 5th वन, ये एक और मेथड है जिसका नाम क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड ये वो मेथड है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट, अगर हम एडवर्टाइजमेंट को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, हम जितना भी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करें तो उसके बदले में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, बदले में कितना मिल रहा है। तो क्या दिया है, इन द परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड, जो हमारा मेथड था परसेंटेज ऑफ द सेल्स में, जो 3rd मेथड था हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ द सेल्स, उसमें हम डिपेंड करते थे, हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट हम डिपेंड करते थे, हमारा जितना भी सेल हुआ उसका कुछ परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेते थे और उसे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते थे।
बट एडवर्टाइजिंग कॉजेज सेल्स, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ही तो सेल होगा, है ना। तो उस मेथड में ये जो था वो रिवर्स हो जा रहा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के बीच का रिवर्स हो जा रहा था। इन द मार्जिनल एनालिसिस एज शिफ्ट कर्व्ड अप्रोचेज इंक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट बजट मे लीड टू इंक्रीज इन द सेल्स। लेकिन अगर हम मार्जिनल एनालिसिस देखें या फिर एस शिफ्ट कर्व देखें, मार्जिनल एनालिसिस समझते हैं आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, मतलब टोटल सेल में आपकी एक एक बढ़ता जा रहा है ना, मे लीड टू इंक्रीज इन द सेल। अगर आपका बजट बढ़ेगा तो आपका सेल बढ़ेगा, है ना। इन अदर वर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट बजट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। इस टाइम पे हम एडवर्टाइजमेंट बजट को क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट मानेंगे। इन्वेस्टमेंट क्यों मानते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका सेल होने के चांसेस हैं, है ना। तो इस टाइम पे हम एडवर्टाइजमेंट बजट को एक इन्वेस्टमेंट के जैसे मान रहे हैं। इन द ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बजटिंग मेथड, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस आर कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। इस टाइम पे हम एडवर्टाइजमेंट को, प्रमोशन को एक इन्वेस्टमेंट के जैसे मान रहे हैं, जबकि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में हम एडवर्टाइजमेंट को एक खर्चे के जैसे मान रहे थे। लेकिन ये इस मेथड में एक डिसएडवांटेज था कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट को एक खर्चे के जैसे मान रहे हैं तो खर्चे के बेसिस पर ही तो आपका बेचना हो रहा है ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही आपका सेल हो रहा है। तो वो वहाँ पर गलत हो गया था कि आपको अगर आप एडवर्टाइजमेंट को एक खर्चे के जैसे मान रहे हो तो एक गलत पड़ जाएगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बदले में आपको उसके बदले में रिटर्न मिलने वाला है ना। इन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बजटिंग मेथड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस आर कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप प्लांट इक्विपमेंट कोई भी एसेट खरीदते हो, फिक्स एसेट कुछ भी खरीदते हो तो वह आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना भी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू सर्टेन रिटर्न। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा कुछ। लाइक अदर एस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स एफर्ट, फर्म के अलग अलग एफर्ट और एफर्ट के जैसे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन है एक्सपेक्टेड टू अर्न अ सर्टेन रिटर्न। जैसे आप बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं फर्म में, एडवर्टाइजमेंट भी एक हमारा एफर्ट है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले में हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एंड 6th वन एक और मेथड है, क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। हमारा क्या मेथड है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए हम इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। आपको वो आपका जो एडवर्टाइजमेंट पे बजट तैयार करना है वो आप ये दिमाग में रख के भी तैयार कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है मार्केट में एक पोजीशन बनाना तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा खर्च करोगे। दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एड बजट मेथड फॉर एनी कंपनी। तो इन्होंने बोला है कि ये सबसे सही मेथड है बजट तैयार करने का, एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करने का। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड सबसे सही मेथड है। इट इज़ ये जो मेथड है टास्क, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एड बजट मेथड फॉर एनी कंपनी। यही मेथड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। ये कैसा मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है टू सेट एडवर्टाइजिंग में बजट। एडवर्टाइजिंग बजट सेट करने, एडवर्टाइजिंग मेथड है ये, बजट सेट करने के लिए सबसे सही मेथड बोला गया है। दिस मेथड कंसिडर्स कंपनीज ओन एनवायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कंपनी अपने खुद के क्या देखती है, रिक्वायरमेंट देखती है और अपने कंपनी का एनवायरनमेंट देखती है। मतलब अगर हमें अपना एडवर्टाइजमेंट बजट सेट करना है तो हमें हमारे फर्म का ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड गाइड्स द मैनेजर टू डेवलप हिज प्रमोशनल बजट। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ये जो मेथड हम देख रहे हैं, 6th मेथड जो हम देख रहे हैं, वो मैनेजर को क्या करता है, गाइड करता है टू डेवलप हिज प्रमोशनल बजट, कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट बजट सेट कर सके बाय डिफाइनिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि उसे अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना चाहिए। क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो उसका मकसद पता होना चाहिए, उसे एडवर्टाइजमेंट क्यों करना है ना। डिटरमाइनिंग द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड टू अचीव दैम, तो उसे वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या काम परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, को जितने भी टास्क उसके, जितनी भी एक्टिविटीज़ उसे परफॉर्म करनी है तो उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए खर्चा कितना लगेगा। तो ये तीनों चीज़ों का सम, द सम ऑफ दीज कॉस्ट इज़ द प्रपोज्ड अमाउंट फॉर द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। मतलब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवर्टाइजमेंट क्यों की जा रही है, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, और वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो वही खर्चा हमारा एडवर्टाइजमेंट बजट होगा, तो हमें उतना खर्चा करना है। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द टास्क टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या क्या टास्क करना पड़ेगा, तो ये उनके बीच का रिलेशनशिप हमें बताता है ये मेथड। The cost of various advertising activities to be performed to achieve the marketing objectives constitute advertising budget। क्या दिया है, the cost of various advertising activities,
बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ का कॉस्ट, मतलब जितनी भी आपको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जितनी भी आपको एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, उन एक्टिविटीज़ पे होने वाला खर्चा ही हमारा क्या होगा, एडवर्टाइजिंग बजट होगा, है ना। ठीक है। एंड द 7th वन इज लेआउट प्लान। लेआउट प्लान मीन्स भुगतान योजना, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। क्या है पे आउट प्लान? अ पे आउट प्लान इज डेवलप्ड बाय द मार्केटर्स टू डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ द एडवर्टाइजिंग। ये पे आउट प्लान बनाता है, मार्केटर बनाता है, ताकि उसे ये पता चल सके कि उसे एडवर्टाइजमेंट पर कितना इन्वेस्ट करना है। मतलब यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट को एक इन्वेस्टमेंट के जैसे कंसिडर किया जा रहा है। एंड प्रमोशनल अप्रोप्रिएशन, और एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन के लिए कितना उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब कितना खर्च करना पड़ेगा। इट हेल्प्स टू प्रोजेक्ट द रिवेन्यूज एंड कॉस्ट इनकर्ड इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। उसे ये बात पता करनी है कि उसे एडवर्टाइजमेंट करने से कितना इनकम आएगा और कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो उनके बीच का रिलेशनशिप देखता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। ये मेथड तब बहुत फायदेमंद होगा जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तब। एंड द एट्थ मेथड इज क्वांटिटेटिव मॉडल। क्वांटिटेटिव मॉडल क्या है? क्वांटिटेटिव मॉडल मेथड इम्प्लॉइज अ कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल इन्वॉल्विंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू डिटरमाइन द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ द एडवर्टाइजिंग बजट टू सेल्स। यहाँ पर हम हमारे सेल्स का और बजट का रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो वो होती है कंप्यूटर साइमुलेशन मॉडल से। तो बहुत ही मतलब ये क्या हो जाएगा, बहुत ही अजीब हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसमें, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन्वॉल्व है। दिस मेथड इज़ लेस यूज्ड इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़। ये मेथड ज़्यादा काम में नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व है इस मेथड में। अभी 9th मेथड इज़ हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड क्या है ये? इन दिस मेथड द लास्ट ईयर्स एडवर्टाइजिंग बजट इज अडॉप्टेड फॉर द ईयर विद द व्यू दैट प्रैक्टिकली नो चेंज हैज़ बिन टेकन प्लेस इन द मार्केट एंड मार्केट ग्रोथ इज स्लो। अगर हमारी मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आया है और या फिर मार्केट ग्रोथ स्लो है, तो हम जो पिछले साल जो हमने एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार किया था वही हम आज फॉलो करेंगे। मतलब आज हम कुछ नया नहीं बना रहे। ठीक है। विच डज नॉट जस्टिफाई एनी एडिशन टू द बजट। यहाँ पर बजट में ना हम कुछ बढ़ा रहे हैं ना बजट में हम कुछ कम कर रहे हैं। जो पुराना बजट था वही बजट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि हमारी मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आया और या फिर हमारी मार्केट की जो ग्रोथ क्या है वो स्लो है, तभी आप वो बजट कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट ईयर्स बजट कुड बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर टू कवर द मीडिया इंक्रीज। अगर हमारे मीडिया बढ़ गए हैं, जैसे बहुत सारे जगहों पर आपको रिलीज़ करना है वो एडवर्टाइजमेंट, तो आपको उतने उस बजट को, पुराने बजट को आप इस बार के कुछ फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 10th वन क्या है? यूनिट ऑफ सेल मेथड। यूनिट ऑफ सेल मेथड क्या है? अब ये ध्यान से समझने की चीज़ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड। यहाँ पर जो कंज्यूमर की फर्म्स है, जो कंज्यूमर की डेली रूटीन की चीज़ें होती है, तो वैसी फर्म्स ये मेथड यूज़ करती है एज अ वेरिएंट ऑन द सेल्स परसेंटेज। जो हमारा तीसरा मेथड था परसेंटेज ऑफ द सेल्स मेथड, जहाँ पर हम पिछले सेल या फ्यूचर सेल्स के बेसिस पर कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, तो उसी के जैसा एक मेथड है ये। वाइल इट मोस्टली वर्क्स आउट सेम एज अ सेल्स परसेंटेज, ये सेम है उसी की जैसे सेल्स परसेंटेज के जैसे ही कैलकुलेट करते हैं। हियर द फर्म पुट्स एन अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऑन द यूनिट एज एड ऑन। मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा खर्चा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट पे, वो हम ऐसे मान रहे हैं जैसे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। हियर द फर्म पुट्स एन अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑन द यूनिट एज एड ऑन। यहाँ पर हम ऐसे मान रहे हैं जैसे हमारा, मान लो जैसे हमारे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उस पर रहता है कि 5 रुपीज़ का मान लो चिप्स का पैकेट खरीदा, तो वो क्या बोलेंगे कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना, सारे टैक्सेस मिला के 3 रुपये। तो वैसे ही अगर कोई चीज़ हमारे पास मान लो मिल रही है, हमारी कोई चीज़ बन तो रही है 10 रुपये में, हाँ, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया हमारा 5 रुपये में, तो हम वो खर्चा एक प्रोडक्ट का क्या बना देंगे, 15 रुपये उस चीज़ का कॉस्ट बता देंगे। ठीक है। तो वो हम उसे बेचेंगे कितने में, अभी 15 रुपये से ज़्यादा में या 15 रुपये में बेचेंगे। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ऐड करने के बाद उसे हम क्या बना देंगे, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बना देंगे ये पर यूनिट। ठीक है। क्या दिया? दिस मेथड में ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज द फिक्स्ड सम पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। मतलब एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है भाई, ऐसा 15 रुपये, एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है। मतलब ये 5 रुपये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था और 10 रुपये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट था, और हमने वो दोनों ऐड कर दिया और दोनों को मिला दिया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग ईच यूनिट। तो हमें जितना भी खर्चा आ रहा है हम उसको क्या प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे, और ये बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। दिस मेथड प्रूव्स मोर यूजफुल स्पेशली इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग
ऑफ स्पेशलिटी गुड्स विद द हायर प्राइसेस। लेकिन ये मेथड तभी अगर मान लो कोई 10 रुपये की चीज़ है, उसको मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मिलाने के बाद अगर 15 रुपये में बेच रही हूँ, तो 10 रुपये की चीज़ कोई भी 15 रुपये में नहीं खरीदेगा, सही है ना। मतलब वो हाई कॉस्ट पे क्यों खरीदेगा। तो ये चीज़ें ये मेथड हर एक प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये मेथड प्रूव्स मोर यूजफुल स्पेशली इन द केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द स्पेशलिटी गुड्स विद द हाई प्राइजेस। ये तभी यूज़ किया जा सकता है जब आपकी बहुत ही एकदम ब्रांडेड या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज़ें आप बेच रहे हो, आप हाई प्राइस में बेचो तो भी लोग खरीदेंगे, है ना। जस्ट लाइक गोल्ड हम बोल सकते हैं। However, this method might not prove efficient for the consumer goods of the lower price। लेकिन कम वाली चीज़ के टाइम पे ये आप मेथड फॉलो नहीं कर सकते। जैसे आप जो कंज्यूमर गुड्स है, जैसे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उस टाइम पे आप ये मेथड फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को वो अफेक्ट करता है। कह दिया हाउएवर दिस मेथड माइट नॉट प्रूव एफिशिएंट फॉर कंज्यूमर गुड्स ऑफ द लोअर प्राइस ब्रैकेट बिकॉज द मार्केट सिचुएशंस आर वेरी वॉलेटाइल एंड चेंज फ्रीक्वेंटली। क्योंकि मार्केट में सिचुएशन चेंज होती रहती है बार बार, तो आप हाई प्राइस का गुड्स मार्केट में बेच ही नहीं सकते अगर वो डेली नीड का है तो। दिस मेथड इज फर्दर अनडिपेंडेबल इन केस ऑफ द फैशन प्रोडक्ट एज अ मार्केट इज़ अ वेरी मोर इकोनॉमिक। तो ये फैशन प्रोडक्ट के टाइम पे या फिर कंज्यूमर गुड्स के टाइम पे अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड तभी फॉलो कर सकते हो जब आप कोई स्पेशलिटी गुड्स बेच रहे हो और उसको हाई प्राइस में आप बेच सकते हो, ठीक है। एंड द 11th वन इज टोटल ग्रुप बजट। टोटल ग्रुप बजट क्या है। इन केस ऑफ मल्टी लोकेशन एंड मल्टी प्रोडक्ट लाइन फर्म्स। मान लो कोई एक फर्म है जिसकी बहुत सारी जगहें हैं, उसकी बहुत सारी क्या है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई एक फर्म जैसे मतलब बहुत सारी जगहों पर लोकेट है ना, उसके बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम बोल सकते हैं, चेन है उनकी, है ना। एंड मल्टी प्रोडक्ट लाइन फर्म्स, और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है वो फर्म। टोटल अमाउंट इज डिसाइडेड एज एडवर्टाइजिंग एंड ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट रिसीव्स अ शेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। हर एक फर्म में टोटल बजट तैयार किया जाता है ऐसी फर्म्स के लिए। मतलब भले ही वो फर्म अलग अलग जगह पर ऑपरेट हो रही है, अलग अलग जगह पर लोकेट है, लेकिन तभी भी एक पर्टिकुलर बजट तैयार किया जाता है सबको मिला के। दिस मेथड हेल्प्स द ग्रुप टू सेग्रीगेट सम अमाउंट फॉर द कॉर्पोरेट ग्रुप एडवर्टाइजिंग फॉर बिल्डिंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड हेल्प करता है ग्रुप टू सेग्रीगेट सम अमाउंट फॉर कॉर्पोरेट ग्रुप एडवर्टाइजिंग फॉर बिल्डिंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक फर्म ज़्यादा खर्च कर सकती है अगर वो फर्म को उस लोकेशन को अपनी गुडविल मार्केट में सेटअप करनी है तो। ऑपरेशनल मॉडलिंग क्या है। मार्केट रिसर्च गिव्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। मार्केट रिसर्च क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस देती है। मार्केट रिसर्च से हमें पता चलेगा कि एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा करना, मार्केट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा, सेल्स पर एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर हमारी कितनी सेल हो सकती है। एंड द मॉडलिंग इज डन टू एक्सप्लेन द बजट। और हम एक मॉडल तैयार कर लेंगे, एक इमेज बना लेंगे रिसर्च के बाद, मार्केट में रिसर्च करने के बाद। ओके, एंड देन आफ्टर लास्ट मेथड इज कंपोजिट मेथड। कंपोजिट मेथड क्या है। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन सेवरल फैक्टर्स। ये मेथड बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन सेवरल फैक्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट विच इंक्लूड इंडाइसेस लाइक फर्म्स पास्ट सेल, फर्म की पुरानी सेल क्या थी। मतलब ये बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है और उसके बाद बजट हम डिसाइड करते हैं, बजट तैयार करते हैं। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। फर्म की पास्ट सेल क्या थी, फ्यूचर सेल प्रोजेक्शन, और फ्यूचर में हम कितना मान के चलते हैं हमारी फ्यूचर सेल हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है फर्म की, वो प्रोडक्ट को बनाने की कितनी कैपेसिटी है। मार्केट इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, हमारे लिए फेवरेबल है या फिर हमारे लिए कुछ अनफेवरेबल चीज़ें हैं। सेल्स प्रॉब्लम, हम सेल्स में हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। एफिशिएंसी लेवल ऑफ द सेल्स पर्सनल, जो सेल्स कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है, उनका एफिशिएंसी लेवल कैसा है, वो ज़्यादा कर पाते हैं, कम कर पाते हैं, कितने कॉस्ट में कर पाते हैं। सीजनलिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट में क्या सीजनलिटी है, कोई चीज़ मार्केट में सीज़न के टाइम पे ही बिकती है। रीजनल कंसिड्रेशन, एक इलाके वाइज भी प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी हम ध्यान में रख के चलेंगे, कंसिडर करके चलेंगे। चेंजिंग द मीडिया सिनेरियो, अलग अलग मीडिया अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। चेंजिंग मीडिया इम्पैक्ट ऑन द टारगेट मार्केट सेगमेंट, कौन से एरिया में किस तरह का मीडिया चलता है, किस तरीके का लोग मीडिया व्हीकल देखते हैं। कोई इंटरनेट ज़्यादा देखता है, किसी जगह पर टेलीविज़न पे नहीं है ना, सिर्फ न्यूज़पेपर है। तो मीडिया इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, क्या क्या असर पड़ता है ऑडियंस पर उस मीडिया से। मार्केट ट्रेंड,
एंड रिजल्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और मार्केट का ट्रेंड क्या है और एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का रिजल्ट क्या है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने के बाद हम एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थे हमारे एडवर्टाइजिंग बजट का मीनिंग, फिर हमारे 11 फैक्टर्स और हमारे ये 13 मेथड्स है एडवर्टाइजमेंट बजट तैयार करने के, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज़ मुझे पूछ लेना।